बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने आज इल्ज़ाम लगाया है कि उस्मान डार साहब के साथी पर तशद्दुद किया जा रहा है ताकि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा सके, जबकि 2 सूबों में इंतखाबात के हवाले से हुकूमती जमात ने सुप्रीम कोर्ट से 2 जजेस को शामिल न करने और फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त कर दी है। इसके अलावा बैंकिंग कोर्ट ने साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को मंगल के रोज़ तलब कर लिया है। इस समेत दिन भर जो हम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी नजर सर, तहरीक, मुकदमात और सियासी पेशियाँ, मामलात किस तरफ जा रहे हैं? क्या ये हिजान कहीं ना कहीं जाके संभल पाएगा? तेज हो गए मामला, जो मैंने कल भी बात की थी। और ये जो हिजान है और इंतशार और खल्फिशार और जिसमें तकसीम दर तकसीम आपको माशरे में नज़र आ रही है, मुख्तलिफ अदारों में ख़ास तौर पर नज़र आ रही है, ये तो थम जाएगी। ज़्यादा से मुल्क इस तरह से चल नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि माशी बहरान अपनी जगह, अभी तक IMF के साथ मामला तय नहीं हुए। हम रोज़ इस बात को डिस्कस करते हैं कि कीमतें बढ़ गई, टैक्स लग गए, सब कुछ हो गया, लेकिन वो डॉक्यूमेंट अभी तक साइन नहीं हुआ। जो डॉक्यूमेंट तकरीबन 1 महीना पहले 31 तारीख तक वो हो जाना था, तो अब ये फरवरी का, यानी जनवरी के एंड तक होना था, तो फरवरी भी ख़त्म हो रहा है। तो ये जो है, ये एक बहुत तशवीशनाक बात है। और वो एक ऐसा मसला है जो मैंने कहा था, कल भी कहा था, कि कांस्टेंट फीचर सिक्योरिटी और इकोनॉमिक जो मेल्टडाउन है, और साथ उसके जो खित्ते के वाक़यात हैं जो कि ख़राब से ख़राब हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई पीस एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, कहीं कोई बड़ी, अच्छा, ये बुराई से बुराई आ रही है पूरे दुनिया में या रीजन में। अच्छा, पाकिस्तान में ज़रा देखते हैं ना क्या क्या है सूरत हाल। देखें, 2-3 बातें। पहली बात तो यह है कि ये जो मुशाहिद साहब ने भी इस बात की निशानदेही की, और बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है, वो ये है कि पाकिस्तान की अगर हम तारीख देखें उठा के 75 साल की, तो उसमें बहुत सारी तहरीकें चली हैं, बहुत सारी तहरीकें। मतलब जो अभी इमरान खान साहब की भी एक तहरीक चल रही है, जेल भरो तहरीक, जो मुझे नहीं पता कि जिसका क्या किसका, मैं उस आदमी को ढूंढ रहा हूं जिसने ये मशवरा दिया, और सबको मेरे ख्याल से बाहर निकाला जाए और उस आदमी को उठा के फेंक दिया जाए जेल में, जिस आदमी ने ये मशवरा दिया था इमरान खान साहब को। इससे ज्यादा कोई फजूल मशवरा हो ही नहीं सकता कि इस मौके पे, जब ये अहम तरीन मुशावरत की जरूरत है, खान साहब को पेश होना है मुख्तलिफ जगहों पर, और क़यादत को कह दिया कि जी एक एक दिन करके, और उसके बाद उनको इतने दूर दराज इलाकों में फेंका है जो गिरफ्तार कायदीन है, कि उनका बाकी जो लोग जो हैं वो सोच रहे हैं कि यार ये क्या बात है, मतलब वहाँ कौन जाएगा, वहाँ अब कहाँ पे है, मुझे बताएं। असद उमर साहब, कितनी की आदत ऐसी है जो असद उमर साहब के पीछे गई है या उनको पता कर रहे हैं। तो ये तो बड़ी अजीब सी सूरत हाल हुई है। और उसमें जो है वो गिरफ्तारियां पेशावर से कहीं आगे पोस्टपोन हो गई हैं, मुल्तान से भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। नहीं, गिरफ्तारियों का शायद मैंने कल भी कहा था ना कि इस पे शायद इमरान खान साहब अरसर नौ बात करेंगे। आज भी उन्होंने जो बात की है वो उस्मान डार साहब के साथी के साथ जो एक ज्यादती का उन्होंने इल्जाम लगाया, उस पर बात हुई है, लेकिन कोई जेल भरो तहरीक वहरीक ऐसी कोई नहीं है। लेकिन ये कि मैं आपको ये बताऊं, जो इंपॉर्टेंट बात है, इमरान खान साहब एक मुसलसल तहरीक तो चला रहे हैं ना, ये उसका ये वाला हिस्सा जो है ये अजीब सा है। लेकिन इसमें और बड़ी अजीब सी बातें हैं 2-3। देखिए, पाकिस्तान की जो तारीख है ना, 75 तारीख में बहुत सारी तहरीकें चली हैं। आप वो 52, 53 की तहरीक देख लें, जो कि जिसमें मार्शल्ला भी लगा था कुछ मुल्क के इलाकों में, पंजाब वगैरह की साइड पे। या ये है कि आप उसके बाद अयूब खान के खिलाफ तहरीक देख लें, तो अयूब खान के खिलाफ जो तहरीक चली थी वो तो बुनियादी तौर पे तलबा, नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन, उसमें तलबा आगे आगे थे, फिर उसमें मजदूर भी आ गए थे, फिर उसमें भुट्टो साहब भी शरीक हुए थे, फिर उसमें शेख मुजीबुर रहमान, मशरिकी पाकिस्तान की अवामी लीग भी आ गई थी, और सियासी जमातें भी आ गई थी। और लेकिन उसके नतीजे में मार्शल्ला नहीं गया था। उसके नतीजे में मार्शल्ला ये हुआ था कि अयूब खान की जगह जो है वो यहया खान आ गए थे। अच्छा, इसके बाद फिर हम देखते हैं कोई तहरीक, तो हमारे जहन में फौरन PNA आती है, और जो कौमी इत्तेहाद। अच्छा, कौमी इत्तेहाद की जो तहरीक है वो चलती है, तो उसमें वो 9 सितारे, और वो चलती है भुट्टो साहब के खिलाफ, और उसमें एक कदावर शख्सियात हैं, उसमें अजहर खान साहब हैं, उसमें खान अब्दुल वली खान हैं,
उसमें जो हैं वो मौलाना मौदूदी हैं, उसमें जो हैं वो कदावर शख्सियात हैं। और ये 9 बड़ी जमातें, और 9 बड़ी जमातें जो हैं वो मिलके चलाती हैं भुट्टो साहब के खिलाफ तहरीक। लेकिन उसके नतीजे में भुट्टो साहब तो जाते ही जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो सारी भी चली जाती हैं और ज़िया-उल-हक साहब आ जाते हैं। फिर उसके बाद एक तहरीक हमें नजर आती है, और वो नजर आती है एमआरडी की तहरीक। और एमआरडी की जो तहरीक है वो तहरीक, उसमें भुट्टो साहब जब जेर हिरासत थे और उन पे फांसी वगैरह के मुकदमा चल रहा था, या उससे पहले की शुरू में, तो सरकारी टीवी से आते एक प्रोग्राम आता था जुल्म की दास्तान जी। उसमें मुख्तलिफ शख्सियात जो हैं वो भुट्टो साहब के दौर में जो जुल्म और सितम ढाए गए वो उनकी कहानियां सुनाते थे आके। जी, खबरनामे के बाद आता था प्रोग्राम। अच्छा, तो उसमें लेकिन हुआ ये कि जब एमआरडी, यानी ये है ना 77 की बात, तो बाय द टाइम 81 तक, 1981 तक, उसमें से कई शख्सियात जो हैं वो ज़िया-उल-हक साहब को छोड़ के वो एमआरडी में, जिसकी क़यादत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास थी, यानी नुसरत भुट्टो साहिबा, बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, तो वो इधर आ गई थी। जिसमें सबसे जो हमें नज़र आती हैं शख्सियात, वो उसमें एक तो हम देखते हैं मुस्लिम लीग, ख्वाजा खैरुद्दीन ग्रुप। मुस्लिम लीग नवाज तो थी नहीं उस ज़माने में, मुस्लिम लीग नवाज तो बाद में बनी है। यानी ज़िया-उल-हक साहब के जो गैर जमाती इलेक्शंस के नतीजे में फिर मोहम्मद खान जुनीजो और फिर ये जो तकसीम हुई, दोनों टूटा। तो मुस्लिम लीग तो बहुत बात की है, सही, बहुत बात, बल्कि मुस्लिम लीग बहुत बात की। मुस्लिम लीग तो मुस्लिम लीग ख्वाजा खैरुद्दीन साहब की, फिर उसके बाद जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एमआरडी में, फिर उसके बाद एक अवामी तहरीक, रसूल बख्श कलीजो मरहूम, बड़ा एक नाम मुल्की सियासत का, उनके साहबजादे अफ़ाल हैं। उसके बाद जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम, उसमें यानी मुफ्ती महमूद साहब पीएनए में थे, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब इसमें एमआरडी की तहरीक में थे। और फिर उसके बाद एक होती थी मजदूर किसान पार्टी। अच्छा। उसमें फतेहयाब अली खान बड़े उसमें एक्टिव थे। अच्छा, अयूब खान के खिलाफ जो तहरीक चली थी उसमें नैब थी, यानी नेशनल अवामी पार्टी से बैन लग गया था बाद में, लेकिन यहाँ पर अवामी नेशनल पार्टी मौजूद थी एमआरडी के अंदर। तो एमआरडी के अंदर जो है वो ये सारी पार्टियां, और तहरीक इस्तिकलाल सबसे बढ़ के, यानी वो तहरीक इस्तिकलाल जिसके अजहर खान साहब कौमी इत्तेहाद के सरगर्म तरीन रहनुमाओं में से एक थे। ठीक। और उनके हवाले से एक जुमला भी भुट्टो साहब के बारे में बड़ा उस पर तनाज़ा खड़ा हुआ था, और ख़ासतौर पर जब भुट्टो साहब को फांसी हो गई थी तो वो बहुत उस पर नादिम रहते थे। और चंद साल पहले उनका इंतकाल हुआ तो अजहर खान साहब से मुलाकातें भी हुई, उनका इंटरव्यू भी एक दो इंटरव्यूज़ भी किए, ज़्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन वो हमेशा इस बात पे नादिम रहे कि मैंने भुट्टो साहब के बारे में वो जुमला मुझे नहीं कहना चाहिए था। भुट्टो साहब भी उनके बारे में कहते थे और वो भी कहते थे, लेकिन फिर वही हुआ जो वो उन्होंने कहा भुट्टो साहब के बारे में। और भुट्टो साहब तो वो बड़े एक नफीस सियासतदान अजहर खान साहब। अच्छा, अब इसमें तो अच्छा, वो फिर उसके बाद फिर ये हुआ कि और बहुत सारी, फिर मतलब काजी हुसैन अहमद साहब ने मरहूम ने कई तहरीकें और आगे मूवमेंट्स हुई, और बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने तहरीकें चलाई, और चलते चलते फिर ये अदलिया बहाली तहरीक हमारे सामने है। फिर अभी ये पीडीएम ने तकरीर जो 11 जमातें, हाँ 13 नहीं 11, इन्होंने तहरीक चलाई इमरान खान साहब। लेकिन ये जो है मौजूदा सूरत हाल एक बड़ी अजीब है पाकिस्तान की 75 साल तारीख में। नहीं, ये मुझे लगता है कि ये दुनिया की जो हालिया तारीख है उसमें एक अजीब सी बात है कि मुल्क की जितनी सियासी जमातें हैं वो हुकूमत में बैठ के इमरान खान के खिलाफ तहरीक चला रही हैं। ऑपोजिशन चलाती है तहरीक हुकूमत के खिलाफ, यहां हुकूमत में सारी जमातें इमरान खान के खिलाफ तहरीक चला रही हैं। ये एक अजीब सी, ये अजीबो गरीब किस्म की जब तारीख लिखी जाएगी तो ये दास्तान कैसे बयान होगी? एक जमात के खिलाफ 13 जमातें सर। जमात भी क्या, एक आदमी के खिलाफ वो सारी जमातें, कदावर जमातें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक तारीख है, जिन्होंने हुकूमत नहीं तारीख है। बेनज़ीर भुट्टो साहबा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मतलब जरदारी साहब सदर रहे हैं, मतलब वो एक पूरी तारीख है। बिल्कुल। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी, कौन सी अवामी नेशनल पार्टी? बाचा खान से आप शुरू करें और एक पूरी तारीख आपको नजर आती है। और फिर उसके बाद जो है वो मुस्लिम लीग नवाज,
एक पूरी तारीख है उनकी, ठीक है, वजीर आजम बने, अभी भी उनके कई वजीर, और फिर जमीयत उलमा इस्लाम, यानी तारीख है, मतलब 100 साल से ऊपर की तारीख है इन जमातों की, ये इस जमीयत उलमा इस्लाम। तो बात यह है सारी कि ये सारी जो एमक्यूएम बड़ी सियासी जमातें हैं, मतलब इनको आप ये नहीं कह सकते कि अब ये बड़ी सियासी जमातें हुकूमत में हैं और ये ऑपोजिशन में मौजूद इमरान खान और उनके आसपास जो भी उनके साथी हैं उनके खिलाफ एक तहरीक चला रहे हैं। ये कुछ अजब सा मामला है, मतलब। लेकिन मैंने कहा ना, जंग मोहब्बत और पाकिस्तान में सब कुछ जायज है, तो हुकूमत उनके खिलाफ, हुकूमत नहीं 13 जमातें तहरीक चला रही हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ, मैंने तो कभी नहीं सुना। हुकूमत कैसे तहरीक चला सकती है? चला रही है। एक तो ये बात बड़ी अजीब सी है। दूसरे, इमरान खान साहब ने भी कमाल किया है। मतलब आदमी सियासत में आता है तो सियासत में हिस्सा लेता है, वो टिकट्स देता है, वो अपने क्यों करता है? इसलिए करता है कि वो कौमी असेंबली में पहुंचे, और कौमी असेंबली में कोई 150 के करीब उनके लोग आज अगर होते तो शायद वो वजीर आजम हो जाते दोबारा। आज के हालात में 150 सीटें बहुत हैं। बिल्कुल, किसी पार्टी के पास 150 सीटें नहीं है, 150 के करीब सीटें, मुझे एग्जैक्ट नंबर जो भी हैं, चीजें जितनी भी 140 या 35 या जो भी, इतनी ज्यादा सीटें उनके पास जितनी उन्होंने जीती हुई हैं इस असेंबली में किसी ने नहीं जीती। वो सबसे इस्तीफा देके बाहर आ गए। यानी ये किस्मत से मिलती हैं इतनी सीटें किसी को। तो इलेक्शन जो भी था 2018 का, वो उसको बाहर आ गए। अच्छा, बाहर अच्छा, फिर उसके बाद पाकिस्तान के बड़े हिस्से में उनकी हुकूमतें, हुकूमत ऐसी नहीं बनती। ये केपी की हुकूमत और पंजाब की हुकूमतें ऐसी नहीं मिल जाती। उनको तोड़ दिया। मतलब इनसे, यानी एक बात बार बार होती रही कि प्लानिंग हो गई है। अब इनके लोग कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं नहीं टूटनी होती, तोड़ दो, हो रहे तोड़ो, नहीं तोड़ो, तोड़ो नहीं तोड़ो, तो एक अंदर पंडा, एकदम दूर हटो बचो करके पार्टियों के अपने मामला आते हैं। आखिर में तोड़ दी। इन्होंने कहा तोड़ेंगे और उसके नतीजे में वो इलेक्शन हो जाएगा। अच्छा, वो यानी अजीब सी बात है। यानी अच्छा, उसके बाद वो तोड़ दी हुकूमत है, उसका नतीजा ये हो रहा है कि वो पंजाब के अंदर, यानी वो पकड़ धकड़ को जेल में फेंक दिया, वो जेल में फेंक दिया, उधर से उठा लिया, उधर से उठा लिया, ये वो सारा ये हो रहा है, पुलिस ये वो, ये अजीबो गरीब। अच्छा, फिर सेकंड थॉट आई कि नहीं, वो इस्तीफे वापस लेने चाहिए, तो इस्तीफे वापस लेने के लिए चले गए। लेकिन उस वक्त तक तो शुरू हो चुका था गेम सारा, और मामला बदलतों में। ये बड़ी अजीब सी बात है। ऐसा ये कभी यानी हुआ ही नहीं कि आप 2 असेंबलियां तोड़ के और कहें कि फिर इलेक्शन करवा के, मतलब मुझे नहीं पता कि क्या वो गेम प्लान था। अच्छा चलें, लेकिन ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो हो रहा है पंजाब में, यानी इमरान खान साहब को देखें ना, अब कितना मासूम शख्स है उस्मान बुज़दार, उनके खिलाफ भी केसेस खुल रहे हैं जब तक सूरज चांद। सर वो गिरफ्तार नहीं हुए उस्मान बुज़दार? वो गिरफ्तार, उन्होंने पेशी नहीं, वो तो गायब थे। उनका तो नाम आज मैंने सुना कहीं कि उनके, वो तो एंड टाइम पे उन्होंने निकल के आना था ना, जब इमरान खान जीत जाएंगे और वो वजीर आला का नाम आएगा उसको। बहरहाल, तीसरी बात एक ऐसी है जो मिस हो रही है इसमें। वही बात यह है कि देखें, एक बहुत तवील अरसे तक पुलिस सर्विस में रहने वाली शख्सियत, फिर उसके बाद कई साल तक वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, फिर केयर टेकर, फिर नवाज शरीफ साहब के थ्रू आउट, और फिर शाहिद खान अब्बासी के दौर में वो डीजीआईबी, इस सिस्टम की शख्सियत, और कोई उनके किसी किस्म का कभी कोई उनके ऊपर कोई सवाल या निशान नहीं उठा। यानी इमरान खान साहब ने भी तनकीद उन पे नहीं की किसी किस्म की। इमरान खान साहब की तनकीद चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे जरूर। तो आफ्ताब सुल्तान साहब जो हैं वो इस्तीफा देके चले गए जी। लेकिन एक अजीब सी बात है उनके इस्तीफे में, उनका इस्तीफा मेरा ख्याल है ये जो सुमोटो एक्शन हुआ है इससे 1 दिन पहले हुआ है। ये जो सुप्रीम कोर्ट ने, एक बात बड़ी इसमें दिलचस्प है कि जो आफ्ताब सुल्तान साहब ने जाने से पहले बात एक तो की कि मेरे ऊपर दबाव था, सब कुछ था, साथ ही आफ्ताब सुल्तान साहब ये मशवरा देते हुए जा रहे हैं, हालांकि चेयरमैन नैब के तौर पर रिटायर हुए हैं, ये नहीं उन्होंने इस्तीफा दिया, चेयरमैन नैब, वो कह रहे हैं कि मेरा मशवरा है कि इंतखाबात 90 दिन में होने चाहिए। ठीक, ये आफ्ताब सुल्तान साहब कह के गए हैं। ठीक है, इसको भी क्या कहना चाहिए ना, मुख्तलिफ चीजों को सामने रख के फिर आदमी सोचते हैं कि चाहिए क्या हो रहा है। फिर उसके बाद जनाब ये हमारे अचानक सबको याद आ गई है, ये तो खैर बहुत मैं बताऊं कि ये आज उनकी तरफ से
ऐलान हुआ है कि कराची के अंदर वो लाइट्स वगैरह, बाजार वगैरह जल्दी बंद करने हैं और ये सारी, और कल जो है इन्होंने कहा है कि जी वो सरकारी ज़मीन हम फरोख्त करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सारे ऐलान, तो सादगी मुहिम और ये सारा वो। पंजाब में भी सादगी मुहिम, पंजाब में भी सादगी मुहिम। और अच्छा, फौज ने सबसे पहले, फौज की तरफ से जो खबर आई है वो सबसे पहले कि उनकी तरफ से बजट में कमी, जी दिफाई बजट में कमी, लेकिन वो दिफाई बजट में कमी से वो मुल्क के मेरे ख्याल से डिफेंस के ऊपर असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने कहा यूटिलिटी बिल्स ये 20 अरब उसमें राशन और खाने पीने की अशिया में, और उनकी तरफ से साथ ही कहा गया है कि नॉन ऑपरेशन खरीदारी, ठीक है, और उसमें लोकल करेंसी या करेंसी स्वैप के तहत होगी, और जदीद टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन जो है वो मीटिंग्स की जाएंगी, तो उनकी तरफ से भी हुआ। लेकिन एक बात जो है इसमें, अच्छा अब इसमें मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इसमें शहबाज शरीफ साहब क्या करेंगे और जरदारी साहब क्या ऐलान, हुकूमत क्या ऐलान करेगी। वो अपनी काबीना तो खत्म नहीं कर रहे। और कमाल की बात यह है कि वजीर आजम साहब से बात की IMF ने, IMF वजारत खजाना को तो उन्होंने ऐसे रख दिया ना साइड पर उठा के कि आप तो यहां बैठे ना, अब हम जरा वजीर आजम पाकिस्तान से बात करते हैं, और उस वजीर आजम कायल नहीं कर पाए उनको अभी तक। यानी वजीर आजम पाकिस्तान जो हैं वो सादगी का, कफायत शारी का, मतलब एक अच्छी मुनासिब जिंदगी का, गरीबों का, ये इन सब का ख्याल हमारी जो एलीट क्लास है उसको नहीं आया, IMF को आया है। यानी IMF ने कहा है कि आप अपने अमीरों के ऊपर टैक्स लगाएं और गरीबों को रिलीफ दें। ये दर जो जागा है ये हमारी एलीट को नहीं जागा, ये IMF को जागा है। कमाल देखिए आप जरा, वो IMF सुबह शाम गालियां देते हैं अमेरिकनों के उनको जी, उन्होंने उनके दिल में ये दर जागा है कि पाकिस्तान के जो एलीट है वो कैप्चर करके बैठी हुई है, तो एलीट को पकड़ो। अच्छा, अब एक तरफ से ऐलान हो गया, दूसरी साइड फंसी हुई है कि हम क्या करें भाई, काबीना तोड़ते हैं, कम करते हैं, जो करते हैं, लोग कहते हैं यार हैं क्यों, फिर वो कह रहे हैं अच्छा जी अपना पेट्रोल डलवाएंगे अपने पास है, वो कहें अच्छा अपने घर इनके देखें, ये नैब के जो पैसे वापस हुए हैं, जो प्रॉपर्टियां केस, मसला ये है कि उधर वो, इधर ये मामला, और यहां पर 183 के तहत अज खुद नोटिस लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। यह मुमकिन है कि 184(3) के तहत अज खुद नोटिस लिया है। इस बात के इम्कानात हैं कि जो पिटीशंस गई हैं बहुत सारी, पीपल्स पार्टी की तरफ से, मुस्लिम लीग नून की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से 2 चली गई हैं, एक उनके सदर की तरफ से गई है, एक जो एहसन भून साहब की तरफ से चली गई है। ये सारी पिटीशनें जो हैं ये यकजा होके और अज खुद नोटिस जो है वो पिटीशनों में ही, पिटीशन उसमें चली जाएं। और चूंकि फाइजा साहब और हसन रिजवी साहब के जो अगले हफ्ते की कॉज लिस्ट मुमकिन है कि ना हो, क्योंकि वो कराची की कॉज लिस्ट खत्म हो गई है, कराची रजिस्ट्री की, तो सारे जजेस इस्लामाबाद में होंगे, तो मुमकिन है कि इस अज खुद के साथ ही पिटीशन जोड़ दी जाए, क्योंकि है 184(3). मैं पिटीशन डालूंगा तो भी 184(3) के तहत चीफ जस्टिस उसको सुनेंगे, और अगर अज खुद लेंगे तो भी, कि अखबार में पढ़ा तो भी, अज खुद नोटिस लिया तो भी 184(3) है, पिटीशन डालूंगा तो भी 184(3) है। तो यह हो सकता है कि इसको फुल कोर्ट बना दिया जाए और सारी पिटीशन को यकजा कर दिया जाए। ठीक है डॉक्टर साहब, गुफ्तगू क्योंकि फुल कोर्ट और 2 जजेस के ऊपर ही चल रही है ना मामला, तो फुल कोर्ट को आगे बढ़ाते हैं, ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। मुमकिन है, मैंने सिर्फ, ठीक है डॉक्टर, मुमकिनात है। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, मुत्तहिदा हुकूमत की जानिब से जो फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त की गई है, आप कह रहे हैं कि ये फुल कोर्ट के इम्कानात इस वक्त मौजूद है कि बन सकते हैं? इम्कानात हैं, मैंने सिर्फ इम्कानात की बात की, और वो इस तरह से मैं, और हो सकता है ना बने, हो सकता है कि यही नॉर्कनी बेंच बने, लेकिन चूंकि पिटीशन बहुत सारी आ गई हैं, और चूंकि वो फायजिसा साहब की अगले हफ्ते की चूंकि कॉज लिस्ट खत्म हुई है कराची की, तो इसलिए सारे जज साहिबान यहीं पे होंगे, 11:30 बजे के बाद वो कोई केस नहीं सुना करेंगे। ठीक है। ये मैंने एक मुमकिनात बात हुई, काफी लॉयर्स वगैरह से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि हो सकता है ये यहाँ पे फुल कोर्ट बन जाए।
लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि पाकिस्तान का जो सियासी हिजान है वो ऐसी जगह पे आ गया है, और माशी बहरान और सिक्योरिटी क्राइसिस कि सब कुछ, हर शय आपके सियासतदानों ने अदालत के सामने रख दी है। और इलेक्शन कैसे होगा, कौन ऐलान करेगा, यानी अगर 90 दिन में भी होगा तो ऐलान कौन करेगा, ये कमाल देखें आप। अगर 90 दिन में भी होगा तो ठीक है, 90 दिन में होना चाहिए, ऐलान कौन करेगा और तारीख कौन देगा, कैसे होगा, क्या होगा, ये सारा का सारा मामला अदालतों में तय होगा। और अदालतों में भी एक सोच की वाज़ेह तकसीम हमें नजर आ रही है। बदकिस्मती से वकला में भी तकसीम नजर आ रही है, सियासतदानों में तो बैठ के बात भी नहीं कर रहा कोई। और माशी बहरान अपनी जगह चल रहे हैं, सिक्योरिटी क्राइसिस अपनी जगह चल रहा है, ये सारे अपनी। और ये जो अभी इमरान खान साहब बात बता रहे थे कि ये देखें, ये बड़े अफसोसनाक वाकयात हैं जो, अगर ये मामला जो उस्मान डार साहब के साथ जो उनके साथी हैं, तो पहले तो आजम स्वाति साहब के साथ हुआ, फिर शहबाज गिल साहब के साथ हुआ, फिर उसके बाद ये बाकी तो ये जो है ये इनकी एक किसी ना किस्म की अदालत को, मेरा ख्याल है ह्यूमन राइट्स जो इंसानी हकूक का मसला है, ये इसका ताल्लुक कोई सियासत से नहीं है, ये एक बड़ा बुनियादी इंसानी हकूक का इशू है कि अगर ज्यादतियां हो रही हैं कस्टडी में तो उनको देखा जाए कि क्या है, कौन क्यों हो रही हैं, बार बार हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं सारी। अच्छा, जो इससे ये जो है ना अदलिया ये जो जेल भरो तहरीक, ये मैंने आपसे कहा कि इतनी सारी तहरीकें पाकिस्तान की देख लेना, मतलब भूख हड़ताल ही कर लेते, सबसे आसान था भूख हड़ताल पे बैठ जाए और उसको ग्रेजुअली जो है वो भूख हड़ताल होती, उसको आगे बढ़ाते, फिर ये सबसे पुरअमन जो तरीका होता है वो भूख हड़ताल का होता है। अस्पताल में दाखिल, इफेक्टिव अस्पताल में भूख हड़ताल शुरू हो गई, दाखिल हो गए, ये हो रहा है वो, मतलब किसी ना किसी तरह से उसको कोई, मतलब उसकी कोई अच्छी हो। ये तो अगर कोई सबसे ज्यादा इमरान खान साहब को किसी ने धक्का दिया, पहले तो ये कि वहां से असेंबलियों से यानी इस्तीफे दे दिए, चलें वो इस्तीफे हुए, फिर उसके बाद जो है वो एक दरमियान में वो मंजूर नहीं हो रहे थे इस्तीफे, तो उस वक्त फवाद चौधरी साहब का पहले बयान ये आया था कि हमें वापस जाके, कई लोग हमसे 20-25 लोग हमसे राब्ते में हैं, तो वो जब वो टाइम भी गुजर गया पूरा, फिर ये आरिफ अलवी साहब भी दरमियान में आए कि आप पार्लियामेंट में चले जाएं, पार्लियामेंट में जाके फिर वो निकल गया सारा मामला, तो दोबारा पिटीशन वगैरह गई, लेकिन उस वक्त तक बात मुझे नहीं पता कि कितने अब वापस आते हैं नहीं आते, वो रेलिवेंट हो गया कि मामला चला गया अदालत में। दो हुकूमतों का मसला इसी तरह से, वो फिर मैं याद दिलाऊंगा कि वो जो ऑडियो आई थी परवेज राई साहब की कि फवाद चौधरी साहब अगर जल्दी पहले गिरफ्तार हो जाते तो हमारी असेंबली बच जाती। अच्छा, इशू ये है कि एक बहुत बड़ी तादाद चाह रही थी कि असेंबली रहे, जो पंजाब के लोग हैं, यानी कौमी असेंबली, सूबाई असेंबली के लोग हैं, कौमी असेंबली के बहुत से लोग चाह रहे थे कि असेंबली रहे पंजाब की, ताकि कोई जगह तो हो केपी और पंजाब में। लेकिन जो कौमी असेंबली, मतलब कई लोगों को यह था कि सियासत तो सारी चली गई है पंजाब के पास, तो पंजाब की में जो लोग बैठे हुए हैं, इमरान खान उनसे मिल रहे हैं, तुम्हें यहां से टिकट दूंगा, तुम्हें मैं यहां से टिकट दूंगा, तुम मेरे बड़े अच्छे कारकुन हो, तो एक दरमियान में एक ऐसी लेयर थी लीडर्स की जो डायरेक्ट उनको कभी भी उन्होंने इमरान खान से नहीं मिलने दिया। मुझे कई लोग ऐसे मिले जो कहते हैं कि मैं खान साहब से दूर रखा हुआ था इतने सालों से ही, तो खान साहब लाहौर आके बैठे हैं इतने दिन, तो हमने खान साहब को याद दिलाया और खान साहब ने कहा कि यार कमाल है, मुझे तो मिलने नहीं दिया तुम लोगों से, मैं हुकूमत में था। तो खान साहब का जो कारकुनों के साथ एक लिंक बन गया था इन दिनों में, वो सबको नहीं, लेकिन कुछ शख्सियात उसमें दरमियान को पसंद नहीं आ रहा। उन्होंने कहा ये क्या मसला है, उन्होंने कहा ये भी तोड़ो हुकूमत को पंजाब की। तो बात यह है कि अब वो भी हुकूमत टूट गई, ये भी टूट गई, अब उसके बाद ये जेल भरो तहरीक पता नहीं किसका मशवरा था, और उस पर वो कोई वेटिंग लिस्ट थी। आज आजम स्वाति साहब ने बताया, आजम स्वाति साहब के साथ पहले भी वो अंदर रहकर आए हैं और बड़ा उनके साथ कुछ लोगों ने मामला तय कर लिया जो गिरफ्तार हुए, नहीं जो बाहर हैं। अच्छा, मैं नाम या क्या बताऊं, तुम्हारे दोस्त अहबाब हैं, उनके मामला तय हो गए, वो आराम से, क्या वो गिरफ्तार नहीं होंगे? अच्छा, उनको वो गिरफ्तार नहीं होंगे, और वो मतलब उन्होंने पहले ही कर लिया कि ऐसी सूरत बना दी जाए, और वो असल में हो भी नहीं रहे ना। तो बात ये है कि डॉक्टर साहब जो खान साहब प्रेशर बिल्ड करने की बात कर रहे थे, किस तरह से आप प्रेशर वो कहते हैं ना, मौलाना मारे वाली बात है ना। इमरान खान साहब को अगर कोई शख्स हटा सकता है सियासत से, और ये इस तरह के मशवरे, तो वो सिर्फ इमरान खान के आसपास के लोग हैं या इमरान खान, वो अभी अपनी जगह मौजूद है। इमरान खान खड़े हैं अपनी जगह, ठीक है ना, वो बात करके। लेकिन उन्होंने ये भी देख लिया ना कि 1 मिनट कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं, तो पीछे कितने लोग होंगे, ये भी उन्होंने देख लिया। और उनके इल्म में होगा यकीनन कि किस किस शख्स ने कौन कौन सा आदमी जो है, देखिए जुल्फी बुखारी, फयाजुल हसन चौहान, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, बहुत सारे लोग,
गिरफ्तार हो गए। अच्छा, तो इसमें जो है तो ये हो गया मामला। दूसरी बात, खिता ऐसा हो, आप यकीन करें पूरी दुनिया के हालात ऐसे हैं कि बिल्कुल आपको ऐसे लगता है कि जैसे आप एक कोल्ड वॉर में, कोल्ड वॉर तो है ही नहीं ना, ये तो हॉट वॉर है जो कि आपकी चल रही है यूक्रेन वाली। और यूक्रेन की जो हॉट वॉर है, ये हॉट वॉर फैलती, एक मुल्क से ज्यादा मुल्कों को ये जंग अपने नहीं ले चुकी है, अपने लपेटे में ले चुकी है। और आप ये देखें कि इसमें वॉल स्ट्रीट जर्नल में आज बड़ा एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। वो ये कह रहा है कि जो फर्स्ट स्लाइड है कि चाइना जो है उसने पीस के लिए 12 नुकात पेश किए कल, पीस प्लान। और अमेरिका को यकीन है कि बीजिंग जो है वहां पे ड्रोन्स और आर्टिलरी डिलीवर करने जा रहा है, और शायद हो सकता है वो कुछ आने वाले दिनों में इंटेलिजेंस जो है वो इसको वो भी करें, वो रिवील भी करें कि हमारे पास। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर चाइना, अच्छा बेलारूस के जो सदर हैं लुकाशेंको, वो जा रहे हैं चाइना, यानी चाइना जो है वो यूरोप में आ गया है। यूरोप में आके, अच्छा फ्रांस की तरफ से ये जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इसको अगर हम थर्ड स्लाइड देखें ना, कि नेटोज बिगेस्ट यूरोपियन मेंबर्स फ्लोट डिफेंस पैक्ट विद यूक्रेन, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। जो थर्ड खबर है वॉल स्ट्रीट जर्नल की, वो ये कह रहा है वॉल स्ट्रीट जर्नल कि फ्रांस इज जर्मन लीडरशिप टोल्ड यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की दैट ही नीड्स टू कंसिडर पीस टॉक्स। यानी बहुत से यूरोप के मुल्क ऐसे हैं, ये न्यूज पढ़ेंगे तो उसमें बर्तानिया का नाम भी, वो ये कह रहे हैं कि जेलेंस्की को कि आपको बात करनी पड़ेगी रशिया के साथ, आपको बात करनी पड़ेगी, पीस की तरफ जाना पड़ेगा। तो फिर ये इतनी जंग कैसे हुई है? ये मतलब बड़ी अजीब सी बात हो गई ना। और इसमें जो है ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि यहां पर जो जेलेंस्की हैं, जेलेंस्की की तरफ से ये गार्डियन कह रहा है कि 8वीं है कि जेलेंस्की ओपन टू चाइनाज पीस प्लान बट रिजेक्ट्स कॉम्प्रोमाइज विद सिक पुतिन, ये गार्डियन ने खबर लगाई है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात यह कि जेलेंस्की की तरफ से ये बात कही गई है, जो बीबीसी कह रहा है, बीबीसी 12वीं खबर, कि जेलेंस्की वांट शी जिनपिंग मीटिंग फॉलोइंग चाइना पीस प्लान। जेलेंस्की मिलना चाह रहे हैं फौरी तौर पे जाके शी जिनपिंग से। यानी अब शी जिनपिंग यूरोप की जंग को या दुनिया की सबसे बड़ी जंग को, जो कि G20 की आज समिट थी उनके फाइनेंस मिनिस्टर्स की इंडिया में, और ये G20 जो है ये G19 है असल में, जो 20वां है वो यूरोपीय यूनियन है, ठीक है ना। तो ये 99 या 98 में ऐसे बना था। और ये जाहिर है कि दुनिया की बड़ी मईशत है ये। 2/3 तो इसमें जो जमीन है जहां पे आबादी है, लोग रहते हैं, वो फिर 80% शायद इसमें जो है ये ग्रॉस वर्ल्ड जो तिजारत है सारी, 75% मेरा ख्याल है इसमें जो मतलब ये सबसे बड़ा फोरम है जहां मतलब आबादी भी सबसे ज्यादा, लैंड भी सबसे ज्यादा इनके पास, 75% या 80% आबादी दुनिया की इन मुल्कों में रहती है। ये क्योंकि देखिए रशिया भी इधर है, इंडिया भी इसमें, चाइना भी इसमें है, इकोनॉमिकली तो बड़ी दुनिया इधर। अब वहां पर भी यूक्रेन पे फटा पड़ा हुआ है। और एक उन्होंने जो कम्युनिके आना था, तो वो उसमें यूक्रेन की मजम्मत होने पे आगे पीछे वो कंसेंसस नहीं बन सका, और उसके नतीजे में वो एक समरी डिक्लेरेशन या ऐसे करके कुछ, क्योंकि इंडिया होस्ट कर रहा है तो वो प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां पे साइन करेंगे। लेकिन यूक्रेन के फड्डे ने G20 के अंदर भी एक दरार डाली हुई है। इशू ये है सारा कि अगर चाइना यूरोप में आता है और यूरोप में आके इस पीस को, यूरोप के पीस प्लान पे जेलेंस्की भी कहता है कि 1 मिनट ठहरें, ये वहां पर रिसेशन आया हुआ है, वहां पे प्रेसिडेंशियल कैंपेन स्टार्ट होने वाली है अमेरिका में, ये लॉन्ग वॉर, और यूरोप के अंदर अब इस पूरी सूरत हाल में शी जिनपिंग अगर रोल प्ले करते हैं, और इसमें कहीं देखिए ना लुकाशेंको का वहां जाना, जो बेलारूस के प्रेसिडेंट हैं उनके चाइना, इसका मतलब यह है कि वो, अच्छा एक तरह से वो ये कह भी चुके हैं कि हमारी सरजमीन हाथ से वो पुतिन के लाएंगे। शी जिनपिंग का दौरा रशिया ड्यू है। अगर चाइना ये जंग को एक अमन की तरफ ले जाता है जिसमें जर्मन भी इंटरेस्टेड है, फ्रांस भी इंटरेस्टेड है, और ब्रिटेन भी इंटरेस्टेड है खामोशी से, और मिडिल ईस्ट भी इंटरेस्टेड है, और तो मुझे बताएं कि फिर ये दुनिया का जो पूरा एक ग्लोबल से सेटअप बन रहा है कि चाइना ने आके एक जंग को खत्म करवा दिया, और खत्म करवाने के बाद उसको कोई बड़ी थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ ले जाने से रोक दिया। जी ठीक तो है, चाइना आर्बिट्रेटर के तौर पे आ रहा है, तो ये इसको बड़ी कंसर्निंग बात है, कंसर्निंग बात है, और इसको
ये मैं सिर्फ ब्लूमबर्ग की जो 10th है स्लाइड उसको दिखा के प्रोग्राम खत्म करता हूं कि चाइना यूक्रेन प्लान इज ऑल अबाउट चैलेंजिंग द यूएस। जितना भी प्लान है चाइना का वो अमेरिका को चैलेंज करने के लिए वो पीस प्लान लेकर आया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़। जी डॉक्टर साहब, अपना दोस्तों रिश्तेदारों गुरदनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।